भारत के स्वतंत्रता दिवस के 77 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 78वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहा है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि भट्ट जी, जो इतिहासकार हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है संवाद लाइव पे। धन्यवाद। रवि जी, हम लोग इस समय रेजिडेंसी में हैं। कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें तो। देखिए, मैं समझता हूँ जब हम ये कहते हैं इसका बहुत बड़ा योगदान है तो बड़ी वेग बात है। इस जगह के जहाँ पर आप खड़े हैं, लखनऊ रेजिडेंसी में, ये पूरे विश्व के इतिहास में, ये आपके लखनऊ के इतिहास, उत्तर प्रदेश के इतिहास, भारत के इतिहास नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध स्थल है, जहाँ पर कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिस जगह आप खड़े हैं इसके ठीक 100 मीटर दूर पे के ऊपर तक पूरे हिंदुस्तानियों को कब्जा करीब 4.5 महीने तक रहा है। और अंग्रेज़ों से उन्होंने छीन के बेगम हज़रत महल ने और बाकी जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने मिल के यहाँ पर लखनऊ पे कब्ज़ा कर रहा था। कब्ज़ा मतलब इसका अधिकार कर लिया था, जहाँ पर कि उनका प्रशासन चलता था, यहाँ पर उनके अपने थाने थे, जहाँ पर कि उनके अपने सिक्के भी चल रहे थे, सिक्के ढाल के चल रहे थे। केवल ये एक स्थान था, चूँकि थोड़ा सा ये ऊंचा था, तो इसकी वजह से, चूँकि अंग्रेज अंदर से गोली चलाते थे और ये नीचे स्थल पे थे, तो रणनीति के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली दे वर इन द डिसएडवांटेज पोजीशन इंडियन, तो इस पर कब्जा नहीं हो पाया था। तो करीब 4.5 महीने तक उन्होंने घेर के इसको रखने के बाद में ये जो घेराबंदी थी, ये विश्व के इतिहास की सबसे लंबी घेराबंदियों में से एक था। और जस्ट टू कोट हिस्टोरियन जॉन पेम्बल ये कहते हैं। और यहाँ की स्ट्रेटेजी जो है वो आज भी पूरी दुनिया के जितने भी वॉर एकेडमीज हैं उनके अंदर, मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती है। आपने घेराबंदी की बात की तो बेगम हज़रत महल का भी जिक्र आता है। किस तरीके की घेराबंदी, अगर आप बताना चाहें, उस समय पे की गई थी जिससे कि परास्त करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली? घेराबंदी का मतलब ये हुआ कि आप कहीं पर भी एक जगह लोग घेरे में हैं और आपने सारी सप्लाईज उनकी काट दी। जब सप्लाई काट दी, कुछ अंदर खेती तो होती नहीं थी, तो उनको अनाज चाहिए, उनको दवा चाहिए, उनके अंदर पानी चाहिए, सारी, तो उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। और आप यकीन करिए, बिना, जितने लोग यहाँ पर गोलियों से मरे हैं उतने ही लोग करीब भूख से मरे हैं, बिना दवा के मरे हैं यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर। तो ये इसका महत्व है। दूसरा इसका महत्व ये है सबसे बड़ा कि यहाँ पर कितने बड़ा युद्ध हुआ था। इसको अगर आपको जानना है तो आप केवल कुछ सेंटेंस से समझ जाएंगे। दुनिया के अंदर केवल एक अकेली यही बिल्डिंग थी जिसके अंदर जीतने के बाद में अंग्रेज़ों ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, विश्व भर के अंदर, जहाँ कहा जाता था कि सूरज कभी डूबता नहीं है, दिस वॉज द ओनली प्लेस जहाँ पर कि यूनियन जैक कभी भी नीचे नहीं उतारा जाता था। क्योंकि ब्रिटिशर ने डिसाइड किया था, उनको लगा कि हमारी इतनी बड़ी जीत है, तो अपने आप को ये याद दिलाने के लिए उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे ये परंपरा बना दी कि पहली बात तो झंडा कभी नीचे उतरेगा, नंबर दूसरे इसको हम कभी रिपेयर नहीं करेंगे। इसीलिए आज भी आपको गोल्डन निशान नज़र आते हैं। और उसके बाद में जब 1947 के 2 दिन पहले ये था कि ये झंडा जो है यहाँ से, जब 15 अगस्त के दिन जब यहाँ पर भारत को स्वतंत्र होगा, तो भारतीय तमाम आएंगे और हो सकता है यूनियन जैक को अपमानित करें, हो सकता है रेजिडेंसी को नुकसान पहुंचाएं। तो उस समय, उसके ठीक 2 दिन पहले, यहाँ पर एक अंग्रेज ऑफिसर था, ही वॉज द मेजर जनरल अल्फ्रेड कुर्टिस। वो जो था वो यहाँ पर गया अपने सिपाहियों के साथ चोरी से, क्योंकि तब तक तो माहौल तो बन चुका था, इंडिया फेयर में 2 दिन आज़ाद होने जा रहा था, चोरी हुई, चोरी से गया और उसने वो झंडा उतारा यूनियन जैक, और उस जिस झंडे पे लगा था उसको निकाल के तोड़ दिया और एकदम बराबर कर दिया, पता ही नहीं लगे कहाँ पर झंडा था। और उस झंडे को उसने इंग्लैंड भेज दिया। जब इंग्लैंड झंडा पहुँचता है तो हर आदमी चाहता है उसको ओन करना, क्योंकि वो तो बहुत मेमोरेबल चीज़ हो गई ना दुनिया भर के अंदर, कि झंडा जो कभी नीचे नहीं उतरता था। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड करा गया कि उस झंडे को विंडसर कैसल जो है उसकी लाइब्रेरी के अंदर रखा जाएगा। और अगर आज भी आप इंग्लैंड जाइए तो विंडसर कैसल लाइब्रेरी के अंदर वो झंडा वो जो है फ्रेम करके लगा हुआ है। मैं समझता हूँ वो भारतीयों के शौर्य की का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट कहीं लगा तो विंडसर कैसल में वो झंडा है। क्लॉक टावर में आपने बताया कि वहाँ पे काफ़ी गोलियाँ चली, काफ़ी लोग मारे गए, तो उसका क्या इतिहास है? और आपने ये भी जिक्र किया कि 2 लोगों ने कहीं ना कहीं
मुखबरी जिसको कह सकते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। देखिए मुखबरी है तो दो नाम तो खाली उभर के आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, अंगद तिवारी, कनौजिया, पर इसके अलावा और भी तमाम भारतीय लोग ऐसे थे जिनको ये लगता था, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा, तो जो तमाम भारतीय ऐसे थे जिनको ये लग रहा था कि अगर अंग्रेज़ आए गए तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, फिर मुग़ल आ जाएंगे तो मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं, दोनों ही बाहर से आए हुए हैं, तो इसलिए बेहतर है कि मैं लड़ाई में क्यों हिस्सा लूँ। तो उन लोगों की, जो लोग तटस्थ थे यहाँ पर, जो फ्यूडल रीजनल फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, जो आंचलिक स्तर पे जो छोटे छोटे यहाँ पर शासक थे, उनमें से तमाम ऐसे शासक थे जिन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई, और उनमें से कुछ के लोग उनकी तरफ, अंग्रेजों की तरफ भी चले गए, जिसकी वजह से ये पराजय का मुख भारतीयों को देखना पड़ा। एक ग्रेवयार्ड बनी हुई है अंदर, उसका क्या इतिहास है? देखिए ग्रेवयार्ड जो उसको मत कहिए, वो ग्रेवयार्ड आपको आज लग रहा है, बेसिकली वो चर्च था, दैट वाज द सेंट मैरी चर्च, जो कि 1810 में बना था और गॉथिक स्टाइल में उसका आर्किटेक्चर है, और वो हिंदुस्तान का तीसरा मेजर चर्च था और नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट मेजर चर्च था। सोचिए ज़रा था, उस चर्च के अंदर हुआ क्या कि जब यहाँ पर जो 5 महीने की लंबी घेराबंदी शुरू हुई तो गोलियां चलती तो तमाम यहाँ लोग मरते थे, उसके अंदर जो मरते थे इतने ज़्यादा लोग मर रहे थे, तो उनको दफनाए कहाँ, कहीं दूसरे कब्रिस्तान में शहर के जा नहीं सकते हैं, तो एक चर्च का कैंपस ही उनको ऐसी खाली जगह मिला कि जहाँ पर दफना दिया है। ये केवल आपको ये इस रेजिडेंसी के सेंट मैरी चर्च इज़ द ओनली चर्च इन द इंडिया मे बी इट कैन बी इन द वर्ल्ड, जहाँ पर कोई क्रिश्चियन लोग दे नेवर, वो अपने जो उनके जो शव को कभी भी चर्च के अहाते में वो नहीं दफन करते हैं, पर यहाँ चूँकि कोई जगह नहीं थी तो चर्च के अहाते में उन्होंने दफन किया। सर लखनऊ के जो लोकल हैं, लखनऊ के निवासी हैं, वो ज़्यादातर इसको बेली गारत भी बोलते हैं। इसके पीछे, बेली गारत के पीछे का अगर मतलब, बेली गारत का वो दिस इज जस्ट ए करप्ट वर्ड इन द सेंस कि जैसे अपभ्रंश जिसे कहते हैं वो है, क्योंकि ये आप जो देख रहे हैं सामने आपको दिख रहा होगा, ये है यहाँ पर एक रेजिडेंट था, उसका नाम था बेली, तो उस बेली के नाम पर जो यहाँ पर इन्होंने जो सात अली खां थे उन्होंने इस गेट को बनवाया था, और गारद कहते हैं अ ग्रुप ऑफ दस गार्ड्स, जो कहीं हो तो गार्ड को ही गारद भी बोलने लगते, मतलब जो कई गार्ड को गारद कहते, गारद लेके चले गए अ ग्रुप, तो वो यहाँ पर रहते थे फॉर द रीज़न ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो एंड फॉर सल्यूटिंग ऑल्सो व्हेन दे पास बाय, तो इसलिए इसको गारद था ये, और बेली गेट था, तो कॉमन आदमी, देखिए भाषा तो ऐसे ही अपने आप बनती है ना, भाषा का जो बनती है ऐसी बनती, तो उसको बेली गारद कहने लग गए, और पूरी रेजिडेंसी को भी बेली, लोकल लोग बेली गारद कहने लग गए। सर आखिरी सवाल, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें यहाँ का और 1857 की क्रांति का क्या रोल रहा है? देखिए ये बहुत आपके माहौल है, जिस समय 1857 के अंदर यहाँ पर 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ, तो उसके पहले से पूरा माहौल बन चुका था, पहले भारतीयों के अंदर उत्साह था, नईकुम उत्साह था, और इसीलिए उसने झंडा निकाल दिया, उसको माहौल तक झंडा, और जिस दिन 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तानी अपना आए फड़फड़ाते हुए यहाँ पर उसकी रात को ही बल किया है, 14 और 15 की रात को है, और दे वांटेड कि झंडा उनको मिला नहीं, तो उसके बाद ये डर लगा कि बिल्डिंग को नुकसान ना पहुँचा दें, तो उस समय आपको जो था गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पुलिस को बुला के बड़ी मुश्किल से इसको प्रोटेक्ट कराया था। 1857 का कितना रोल है उस आज़ादी में? किसका? 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली उसमें इसका 1857 क्रांति का कितना बड़ा योगदान मानते हैं? अरे तो बहुत बड़ा है भाई, देखिए जो सबसे बड़ा 1857 की क्रांति का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो मालूम क्या है? वो ये है कि पहली बार भारतीयों को ये लगा कि इट कैन बी डन, ये हो भी सकता है। जैसे आप एग्जाम में बैठो, आप टॉप कर सकते नहीं, टॉप करने पहले मैं कर भी सकता हूँ, अदरवाइज भारतीय की जो आम भारतीय जनमानस था उसके अंदर देवर कंडीशन हो गए थे, उनकी मानसिकता ये बन गई थी कि अंग्रेज से तो हम टक्कर ले ही नहीं सकते। तो पहली बार ऐसा हुआ, जो सबसे बड़ी बात है कि उसने आपके मेंटल बैरियर तोड़े और आपका मेंटल होरिजन बड़ा करा, और उसी के परिणित अंत में हुई 1947 में भारत आज़ाद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप सुन रहे थे रवि भट्ट जी को, जिनका कहना है कि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन 1857 की क्रांति ने इसकी नींव रख दी थी। संवाद लाइव के लिए जितेश अवस्थी।